शामिल करें। ट्विटर को खरीदने वाले दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति मस्क के सामने क्या हैं चुनौतियां? एलॉन मस्क को अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और हेट स्पीच से निपटना होगा। खतरा यह है कि बिना नियंत्रण के ट्विटर काफी जहरीला हो सकता है। और सत्ता से हटाए जाने के बाद भी पाकिस्तान में इमरान खान क्यों हैं लोकप्रिय? शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुनना शुरू कर चुके हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुए एक बम धमाके में 3 चीनी टीचरों की मौत हो गई है। बम धमाका फॉरेन फैकल्टी से कन्फ्यूशियस सेंटर की ओर आ रही एक वैन में हुआ। इसमें सेंटर के नवनियुक्त निदेशक और 2 टीचरों की मौत हो गई। वैन के ड्राइवर की भी धमाके में मौत हो गई। विस्फोट में एक चीनी नागरिक और एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कराची में हुए धमाके को चरमपंथी हमला कहा है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कराची में हुई घटना में हमारे चीन के मित्रों समेत बहुमूल्य जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं आतंकवाद की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। दोषियों को निश्चित रूप से न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की अगुवाई में जांच कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमसे ऐसी राहत मत मांगिए जो अदालत की ओर से नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की गई थी कि रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा की जांच देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में आयोग बनाकर कराई जाए। इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव ने पूछा कि आप भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराना चाहते हैं, क्या किसी के पास समय है? आप पता करें और हमें बताएं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत में हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उस पर हिंदू बहुसंख्यकवाद और इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विशेष रूप से पवित्र रमजान के महीने में हथियारबंद हिंदू बहुसंख्यकवाद तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रामनवमी और हनुमान शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और दंगों का हवाला दिया। बयान में कहा गया कि ये घटनाएं भारत में सरकारी संरक्षण में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उन्माद की गंभीरता को बताती हैं। गुजरात में वडगांव के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्वीट करने के मामले में उन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन इसके बाद एक नए केस में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और उन पर महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। मेवाड़ी को इस मामले में भी जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टेस्ला अपनी कारें भारत में बनाकर बेचे और एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन उसे यहां चीन से लाकर कार बेचने की अनुमति नहीं होगी। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग्स 2022 में उन्होंने कहा कि चीन में कारें बनाना और यहां बेचना ठीक नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से टेस्ला के भारत आने की खबरें हैं। हालांकि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां टैरिफ दरें काफ़ी ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के आरोपों पर मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा चाय पीते नजर आ रहे हैं। संजय पांडे ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या हम कुछ और कहें। नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि खार पुलिस स्टेशन में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया था। और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र है। यहाँ के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को और बढ़ाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
तो अब कार्यक्रम की शुरुआत भारत से करते हैं। पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जोरों पर थी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मीडिया चैनलों में इस पर लगातार मंथन हो रहा था कि पीके के कांग्रेस में जाने से पार्टी का कितना भला होगा। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी विनम्र राय यह है कि मुझसे ज्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से संरचनात्मक समस्याओं को ठीक किया जा सके, जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा था और माना जा रहा था कि उन्होंने पार्टी के लिए 2024 चुनावों का एक रोड मैप तैयार किया था। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को पार्टी में जगह देने को लेकर एक समिति गठित की थी। माना जा रहा था कि समिति के कई सदस्य प्रशांत किशोर के अलग अलग पार्टियों से जुड़ने और उनकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे थे। रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें न्योता दिया था। कुछ देर पहले मैंने बात की कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार रशीद किदवई से। मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर की आखिरकार क्यों नहीं बन पाई। जो उनकी कांग्रेस से बातचीत हुई थी उसका एक जो मूल आधार था वो ये था कि वो कांग्रेस में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते उन्हें एक फ्री हैंड दिया जाए, एक स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया जाए। और इसमें दोनों साइड को एक विचार विमर्श के लिए समय दिया गया था। तो जो विचार विमर्श कांग्रेस में जो एक ऐसी बात बनी कि पीके आए लेकिन कांग्रेस की शर्तों पे आए, जबकि प्रशांत किशोर शायद ये चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें उनकी शर्तों पे पार्टी में शामिल करे ताकि उनका जो एक प्लान ऑफ एक्शन है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। और यहीं के ऊपर टकराव हुआ क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ कांग्रेस में शामिल होने के लिए ही इच्छुक नहीं थे, वो कांग्रेस में अपने कुछ हाथ दिखाना चाहते थे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ बांधे जा रहे हैं और वहीं पर मुझे लगता है कि बातचीत टूट गई। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में खुद दो धड़े बन गए। राजनीतिक दलों का एक अपना काम करने का तरीका होता है और कांग्रेस के बारे में क्योंकि पुरानी पार्टी है, एक उसका एक वो है कि वो बदलाव से थोड़ा झिझकती है। आप उसका अगर राजनीतिक सफर देखें तो बदलाव जो है वो शीर्ष नेतृत्व ही ने ही किया है। जैसे अगर कांग्रेस में जैसे सोनिया गांधी ने इस मामले में किया कि उन्होंने कांग्रेस की राय लेने की कोशिश करी, तो कांग्रेस के अधिकांश नेताओं की राय वही थी कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। प्रशांत किशोर इससे पहले सारे राजनीतिक दलों में अपने हाथ आजमा चुके हैं। इनके पास ऐसी क्या रणनीति थी जिसको कि कांग्रेस चाहती थी या ऐसी क्या बातें थी? देखिए, रणनीति का तो एक बड़ा एक आधार जो उनका था वो दूसरे भी जहां वो कामयाब रहे उसका एक ही रहता है कि जो कॉमन सेंस, मतलब जैसे हम कहते हैं डूज और डोंट्स, तो डोंट्स के ऊपर ज्यादा होता था कि ये काम ना करें। जैसे उन्होंने ममता बनर्जी को सुझाव दिया था बंगाल के चुनाव में कि वो जो इस तरह का जैसे हम कहते हैं कि रिलीजियस पोलराइजेशन के इशू में हिंदू मुसलमान नैरेटिव में ममता बनर्जी ना फंसे। आपको ध्यान होगा कि एक बार किसी ने कोई जय श्री राम की बात करी थी और ममता बनर्जी उस पर नाराज होकर के अपना एक तरीके का अपना आपा खो बैठी थी। लेकिन चुनाव के समय आप देखें तो ममता बनर्जी ने बड़े सधे हुए तरीके से भाजपा के जो तीर और तरकश थे उसका जवाब दिया और उस नैरेटिव में नहीं आई। तो इस तरह की बातें थी जो कांग्रेस के लिए भी की जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती जब भी कोई कंसल्टेंसी या कमेटी होती है या कोई व्यक्ति होता है, उसके जो सुझाव होते हैं उसके ऊपर राजनीतिक दल में व्यापक बदलाव किए जा सकते थे। मतलब जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के अंदर रह के नहीं कर पाए, वो प्रशांत किशोर के सहारे वो बदलाव जो थे, मूलचूल बदलाव लाने के प्रयास कर सकते थे। यही एक उसका एक वो था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रशांत किशोर के जरिए वो दूसरे राजनीतिक दल जिनसे कांग्रेस की बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है वहां पहुंच सकते थे। अब जबकि ये तय है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो शामिल नहीं होंगे, तो कांग्रेस के सामने अब आगे का विजन क्या दिख रहा है? कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़
जाती हैं। देखिए, जो एक बातचीत चल रही थी प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में, इससे दोनों को अपने एक राजनीतिक या महत्वाकांक्षाओं की जो भी बात करें, और दोनों को उनका आकलन था कि उन्हें फायदा होगा, मतलब कांग्रेस को पॉलिटिकली और प्रशांत किशोर को कि एक बड़े राजनीतिक दल में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल में वो शामिल होकर के 24 की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इससे 24 का जहां तक मामला है, वहां अभी ऐसा दिखता है कि कांग्रेस अलग अपने तौर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, तृणमूल और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं गैर भाजपा वो अपने तरीके से लड़ेंगे, तो उसमें कुल मिलाकर भाजपा को फायदा होगा। क्या अब ये किताब बंद हो गई है या फिर भी खुल सकती है? देखिए, किताब तो इस माने में खुली है कि अभी जो संवाद आया है वो भी ट्विटर, देखिए कोई भी जब भी प्रशांत किशोर ने किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो 2013-14 में नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया हो, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ काम किया हो, ममता बनर्जी के साथ किया हो, उसका परत पीपीटी आना ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं आया। बस ये पता चलता था कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसकी 1 2 3 4 5 क्या उसके पॉइंट्स हैं, क्या है, ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं की जाती। इस मामले में आपने देखा कि पहले दिन से हर चीज जो है बहुत सार्वजनिक रूप से की जा रही थी, और आज का भी जो बयानबाजी हुई है वो भी बहुत ही सार्वजनिक हुई है। तो अब गेंद जो है वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पाले में है, राहुल गांधी विदेश में है, कि वो एक लीड लें और वो प्रशांत किशोर को कहें कि नहीं आइए, कुछ गलतफहमी हुई है, फिर से बात करते हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है, ये प्रयास जो है, ये गांधी परिवार की तरफ से ही होगा। तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर आखिरकार कांग्रेस में क्यों शामिल नहीं हुए, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई। पिछले एक दशक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर काफी बड़ा हो चुका है। ट्विटर ने अपना अलग एक सूचना संसार बनाया है। दुनिया का हर प्रभावशाली व्यक्ति ट्विटर पर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया। मस्क की नजरें काफी समय से ट्विटर पर थीं। बीबीसी संवाददाता जेम्स क्लेडन की रिपोर्ट सुनिए प्रभात पांडे से। एलॉन मस्क आमतौर पर संकेतों में अपने संदेश ट्वीट करते हैं, लेकिन इस खबर पर उनकी प्रतिक्रिया में कुछ भी छिपा नहीं था, क्योंकि ट्विटर ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया है। लेकिन यहाँ सिलिकॉन वैली में लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक का मालिक वो शख्स बनने जा रहा है जो दुनिया भर में सबसे अमीर है। हालांकि ट्विटर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली सोशल मीडिया साइट नहीं है, लेकिन बेहद प्रभावशाली जरूर है। दुनिया के तमाम बड़े नेता, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रों या फिर बोरिस जॉनसन, सभी ट्विटर पर हैं। अगर बात खबरों की हो तो ट्विटर का कोई सानी नहीं, लेकिन सालों से खासकर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग ये कहते आए हैं कि ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को आजीवन बैन कर देना एक अहम मोड़ की तरह देखा गया। एक तत्कालीन राष्ट्रपति के अकाउंट को एक बड़ी टेक कंपनी ने बैन कर दिया। एलॉन मस्क को अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और हेट स्पीच से निपटना होगा। खतरा यह है कि बिना नियंत्रण के ट्विटर काफी जहरीला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रवक्ता जेन साकी ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ज्यादा संतुलन चाहते हैं, न कि कम। लेकिन फिलहाल एलॉन मस्क खुश हैं, क्योंकि वो अब ट्विटर के निर्विवाद राजा हैं। मस्क ट्विटर को आखिरकार क्यों खरीदना चाहते थे और ट्विटर को लेकर उनकी योजनाएं क्या हैं? सुनिए मोहम्मद शाहिद से। मस्क ने 2 सप्ताह पहले कहा था कि ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है जिसे वो अनलॉक करेंगे। ट्विटर ने जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्लेटफॉर्म से बैन किया था, उसी समय मस्क, जो खुद को फ्री ऑफ स्पीच का बड़ा पक्षधर बताते हैं, उन्होंने कहा कि वो इस मंच को सुधारना चाहते हैं। बीती रात मस्क ने एक बयान जारी करते हुए ट्वीट किया, फ्री स्पीच एक कार्यशील लोकतंत्र का आधार है और ट्विटर डिजिटल की दुनिया का एक टाउन स्क्वायर है जहां मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। मैं भी नई सुविधाओं के साथ ट्विटर को पहले से कहीं बेहतर बनाना चाहता हूं। लोगों में प्लेटफॉर्म को लेकर विश्वास बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना, स्पैम बोट्स को हटाना और सभी लोगों की पहचान को प्रमाणित करना इसमें शामिल होगा। ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है। मैं इसे अनलॉक करने के लिए कंपनी और यूजर्स की कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।
ये डील होने के साथ ही सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्म ट्विटर अब मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी बन जाएगी। ट्विटर ने कहा है कि कंपनी की कीमत $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से लगाई गई है, जो कुल $44 अरब होगी। फर्म ने कहा है कि अब वो शेयर धारकों से सौदे को मंजूरी देने के लिए वोटिंग करने के लिए कहेगी। कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल ने एक ट्वीट में कहा, ट्विटर का एक उद्देश्य और प्रासंगिकता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। हमारी टीम पर गहरा गर्व है और हम वो काम करने को प्रेरित हैं जो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली सामग्री पर राजनेताओं और नियामकों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। गलत सूचनाओं से निपटने के अपने प्रयासों के लिए ट्विटर को दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ही ओर से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। ट्विटर का सबसे बड़ा कदम वो माना जाता है जब उसने बीते साल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्लेटफॉर्म से हिंसा के लिए उकसाने के जोखिम का हवाला देते हुए बैन कर दिया था। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $273.6 अरब है। उनकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी के कारण है। वो एरोस्पेस फर्म स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। मस्क की ट्विटर से डील। मध्य प्रदेश के खारगोन में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रही है। जिला मुख्यालय के कई इलाकों में 15 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है। रामनवमी के जुलूस के बाद बड़े पैमाने पर यहां हिंसा भड़की थी। हालात पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने कई उपाय किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हैं खारगोन से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर भर में अब भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन कर्फ्यू में 8 बजे से लेकर 5 बजे तक की ढील दी गई है। तनाव का माहौल है और लोगों के बीच में जो अविश्वास का जो माहौल है उसको देखते हुए अभी पूरी तरह से कर्फ्यू को हटाया नहीं गया है। लेकिन अभी भी इस ढील के बावजूद जो शैक्षणिक संस्थान हैं और स्कूल कॉलेज हैं वो अभी भी बंद हैं। उनको बंद ही रहने का आदेश दिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में पर्व त्यौहार भी हैं, तो इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठाए हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती चारों तरफ है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। और साथ साथ ये भी है कि अब एक नई परियोजना यहाँ पे शुरू की गई है, चूँकि रह कर यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। इसको देखते हुए सरकार ने पूरे शहर की पुलिसिंग सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से करने की शुरुआत की है, जिसके तहत 221 कैमरे संवेदनशील इलाकों में लगाए जाएंगे, जिससे कि गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद, हालांकि कई दिन हो गए हैं हिंसा को, लोगों के बीच में अब भी एक अविश्वास का ही माहौल पनप रहा है। मेरी कुछ स्थानीय लोगों से बात हुई। ये नेताओं को करना पड़ेगा, ये आम आदमी नहीं करेगा। आम आदमी के अंदर तो नफरत पैदा करती है। नेताओं को मंच से ऐलान करना पड़ेगा कि भाईचारा रखो देश में। जब भाईचारा रहेगा देश के अंदर, एक तरफा कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो अपनी जगह रहेगा, दंगा अपने काम कर दिया, बाकी लोगों को परेशानी में डाल दिया है। आज जो मंगे खाने वाले लोग हैं उनके बहुत बुरे हाल है। अच्छे यानी मिडिल क्लास घर के लोग भी मंगने निकले ले, आप देखो उनको बुरखे पहन के बेचारे मंग रहे हैं। क्या करेंगे अब, उनके घर में कमाने खाने की दिक्कत आ रही। और आज अगर अपन दुकान ऑपरेट करते हैं तो आज के आज अपना धंधा स्टार्ट नहीं होना है, व्यापार स्टार्ट नहीं होना है, उसके लिए वक्त लग जाएगा। 95% मेरे हिंदू लोग ही फ्रेंड हैं, मतलब मैं उनके साथ ही रहता हूँ, खाते हैं पीते हैं, सब साथ में ही सब रहते हैं। लेकिन सर अभी तक तो कुछ था नहीं इतना खास, मतलब थोड़ा होता था, ये होता था सर, समझते दोनों साइड से होता है। लेकिन सर इस दंगों में जो हुआ ना सर, पेपर वगैरह ने सब ने इतनी सर नफरतें फैला दी है ना सर, दोस्त भी पूछते हैं मतलब। तो अब जो है इसका रास्ता क्या है? हमारी दोस्ती यारी तो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं आती सर। अभी कल ही मैंने उनके साथ रोज़ा भी अफ्तारा है, साथ में ही हम थे सर। मैं अकेला था और मेरे 6 फ्रेंड जो थे मतलब नॉन मुस्लिम ही सर, वो कोई फ़र्क नहीं रखते सर। उनके घर पे मैंने नमाज वगैरह भी उनके घर ही पढ़ी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का कहना है कि हिंसा के पीछे कोई ना कोई राजनीति ज़रूर है, चूँकि इतने बड़े पैमाने पर हिंसक वारदातों का होना ये इसी तरफ इशारा करता है। मेरी दुकान पे ही मोमेडियन लड़के काम करते हैं और मैंने उनको समझा रखा है कि भैया अभी तो मैं काम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन भविष्य में जैसी स्थिति लॉकडाउन की क्लियर होगी मैं सभी लड़कों को काम पे बुलाऊंगा। कोई भी किसी भी प्रकार से ना डरे, जो कर गए हैं उनको करने दो, लेकिन तुम अपना भाईचारा मत तोड़ो। बस मेरी यही विनती है भैया। और सब रमजान का त्यौहार आराम से मनाओ, जो है तो प्रशासन देख ही लेगा, जिसको करना है वो पकड़ाएंगे भी और उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन किसी की गरीब का नुकसान ना करें किसी के कहने पे। राजनीतिक पार्टियां तो अपना सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए सारे भाषणबाजी करेगी और वो सिर्फ तुमको चुनाव के टाइम पे पैसे और दारू पूरा पाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। घर आपको चलाना है, आप खुद समझदार हैं, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं और थोड़ा बहुत आप सामाजिक
दुनियादारी भी जानते हैं। मेरी यही विनती है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे अपने खरगोन की फिजा बिगड़े। जैसे पब्लिक आवेश में आ जाती है और ये काम कर बैठती है और इसी का खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेचारे जी रहे हैं, उनको इन 15 दिनों में किन हालातों से गुजरना पड़ा वो जानते हैं। बाकी आप लोगों का तो ये इलाका जो है मुसलमान बहुल है, कम हिंदुओं की दुकानें हैं और कम हिंदू हैं। आज तक हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमेशा उनसे सहयोग रहा है और बाकायदा बोल के जाते हैं कि भैया ये कॉलोनी में या खरगोन में इस तरह का माहौल हो गया है, आप भी जगिए हम भी जगेंगे और हम भी यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। बाकी अंजुमन है, जिलानी है, आज़ाद नगर, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा इलाका है और हम एक दूसरे की हमेशा मदद करते रहे। हिंसा के संबंध में कुल 175 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 64 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं, कई लोग फरार हैं, लेकिन जिन लोगों पर प्राथमिकियां दर्ज की गई उनकी संख्या काफ़ी है। लगभग 2000 के आसपास लोग हैं जो इन प्राथमिकियों में नामजद किए गए हैं या अज्ञात लोग जो बताए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई दोनों तरफ से हो रही है। ये आरोप लग रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इसमें जो प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं या जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें दोनों तरफ के लोग हैं और सरकार चाहती है और स्थानीय प्रशासन चाहता है कि हालात तेज़ी से काबू में आए ताकि ज़िंदगी खरगोन में फिर से पटरी पर आए उसी तरह से जिस तरह से हिंसा से पहले यहाँ लोग रहा करते थे। सलमान रावी, BBC, खरगोन, मध्य प्रदेश। इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकट लंबे समय से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस का संकट अब भी जारी है। कल से लेकर आज तक क्या कुछ हो रहा है, पूरा ब्यौरा सुनिए अंजुम शर्मा से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मिलेंगे। माना जा रहा है कि पुतिन और गुटेरेस के बीच बातचीत यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर केंद्रित रह सकती है। मारियोपोल वो शहर है जिस पर रूस अपने कब्जे का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को हासिल नहीं कर सका। यूक्रेनी सेना ने मंगलवार को कहा कि रूस ने इस प्लांट की घेराबंदी जारी रखी हुई है। यूक्रेन ने गुटेरेस से अज़ोवस्ताल में छिपे नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय गलियारा बनाने की गारंटी मांगी थी। यूएन चीफ गुरुवार को यूक्रेन भी जा सकते हैं, जहां वो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच अमेरिका आज से कई देशों के साथ यूक्रेन से जुड़ी रक्षा वार्ता की शुरुआत कर रहा है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम को गंभीर बताया है। उन्होंने शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन के रवैये की भी आलोचना की है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों का मतलब यही है कि नेटो गठबंधन रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान लावरोव ने कहा, ये हथियार रूस की सैन्य कार्रवाई का वैध लक्ष्य होंगे। लावरोव ने कहा, असल में नेटो रूस के साथ छद्म युद्ध में है। युद्ध का मतलब युद्ध है। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी माना कि मौजूदा संकट परमाणु युद्ध में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि रूस संघर्ष को उस स्तर तक नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा असली है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले रूस के विदेश मंत्री से बात की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सर्गेई लावरोव से मुलाकात में यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो बातचीत, युद्ध विराम और आखिरकार शांति के लिए माहौल तैयार करने में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें जितना जल्द हो सके युद्ध विराम की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यूक्रेन में मानवीय आपदा कम हो। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच दोनों ही देश अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में 87 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। वहीं रूस का कहना है कि इस हमले में रात भर में करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि खार्कियव में 2 हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें कथित तौर पर यूक्रेनी सेना का एक स्टोरेज और रिपेयर बेस दिख रहा है। रूसी सैनिकों का कहना है कि ये जगह अब रूस के कब्जे में है। सैन्य टैंक और दूसरी गाड़ियां यहां देखी जा सकती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हथियार, दस्तावेज और दूसरे उपकरण यूक्रेनी सेना से जुड़े हुए हैं। BBC ऐसे दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है। वहीं ब्रिटेन ने रूस के उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है जिनका इस्तेमाल बातचीत, इंटरसेप्ट करने और यूक्रेनियों की जासूसी करने में किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने यह भी घोषणा की है कि UK यूक्रेन से आयात किए जाने वाले उत्पादों से टैरिफ हटाएगा। ब्रिटेन ने यह निर्णय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के उस निवेदन पर लिया है जिसमें उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद का आग्रह किया था।
ब्रिटेन ने यह टैरिफ फिलहाल 12 महीने के लिए हटाए हैं, लेकिन इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। ब्रिटेन इससे पहले रूस को एविएशन और स्पेस से जुड़े उपकरण, ऑयल रिफाइनिंग आइटम और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के निर्यात पर भी रोक लगा चुका है। इस बीच यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस ने कहा है अब से कुछ देर पहले कि संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन के मारियोपोल में फंसे लोगों को निकालने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत के बाद मारियोपोल में यूएन की तैयारियों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि हजारों लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। यूएन अपने लोगों और साजो सामान के साथ इन्हें बाहर निकालने में मदद के लिए तैयार है। गुटरेस ने कहा कि रूस की ओर से भी जो शिकायतें उन्हें मिल रही हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन इन मामलों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मौजूद है। उनका ये भी कहना था कि वो शांति दूत बनकर आए हैं ताकि लोगों की जिंदगी बच सके और उनकी परेशानियां दूर हो सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से हटाए जाने के बाद एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने देश के प्रमुख शहरों में बड़ी रैलियां की हैं। उन्होंने चुनावों की घोषणा होने तक इस्लामाबाद में धरना देने का आह्वान किया है। सवाल यह है कि क्या है इमरान खान की रणनीति और क्या है उनका राजनीतिक भविष्य। सुनिए इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमेला खान की रिपोर्ट। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इमरान खान गवर्नमेंट में अपने एलाइज का साथ छोड़ने और चंद पार्टी मेंबर्स के डिसेंट के बाद सत्ता से निकाले गए। ऑपोजिशन में बैठने से इनकार और असेंबलियों से इस्तीफे के बाद पेशावर, कराची और लाहौर में जलसे कर डाले। सब में एक ही बात दोहराई कि वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं। जनता भी बोली, अवाम में उनकी मकबूलियत पहले से भी ज्यादा हो गई है और अब अगर इलेक्शन होता तो खान साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ विन करेंगे। इस नो एतमाद से, नो कॉन्फिडेंस से पहले इमरान खान का वोट बैंक काफी नीचे जा चुका था क्योंकि महंगाई की वजह से अपोजिशन बहुत शोर डाल रही थी, लेकिन ये जो इसके साथ ज्यादती हुई है उसकी वजह से इसका वोट बैंक बहुत बढ़ गया है। इमरान खान आखिर इलेक्शन क्यों चाहते हैं? क्या वो अपनी सत्ता गिराए जाने और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के नैरेटिव की वजह से जनता में मजीद मकबूल हो गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और एनालिस्ट नईम खालिद लोदी ने कहा, ये जो उनको उतारा गया है और जिस तरीके से वो उतरे हैं, आप देखें 12 पार्टियों ने मिलकर बमुश्किल तमाम बैलेंस आउट किया है और उसके बाद जो उन्होंने बयानिया पकड़ा है कि ये एक साजिश है, चाहे वो है या नहीं, लेकिन उस बयानिया ने लोगों के दिल में घर कर लिया है। लेकिन अगर फौरी इलेक्शन नहीं कराए जाते तो इमरान खान की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सीनियर जर्नलिस्ट आसमा शराजी ने तज्जिया करते हुए कहा, परफॉर्मेंस सवाल होती है और अभी वो हुकूमत से गए हैं, लिहाजा वो ये काम नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे, वो एक सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो यही रखेंगे अपने सामने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिवाइड करें, पोलराइज करें सोसाइटी को, और इसका बहुत नुकसान होगा मुआशरे को। ज़ाहिर है कि तसादुम की तरफ चीज़ें जाएंगी, मुहाजराई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इसी तरह से, और ये उनको ये फ़ायदा देता है। और जितना ये मुहाजराई और तसादुम की तरफ बढ़ेंगे उतना इलेक्शन या इंतखाबात कंट्रोवर्शियल होते चले जाएंगे। जलसों में आखिर इमरान खान का नैरेटिव है क्या? मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरह से वो अपना नैरेटिव, एंटी अमेरिका नैरेटिव लेके आ रहे हैं, जिस तरह से वो अपने पॉलिटिकल जो हरीफ हैं उनको जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से उसको गद्दारी के साथ जोड़ रहे हैं, गुलामी के साथ जोड़ रहे हैं, उससे ऐसे लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर पब्लिक को जो है वो इस तरह से इंगेज रखना चाहते हैं कि उनके नैरेटिव को बढ़ावा मिलता जाए। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के जलसों में इमरान खान के पॉलिटिकल राइवल समेत जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और फौज जैसे इदारे निशाने पर रहे। इमरान खान के सपोर्टर्स बोले, मुझे लगता है ये जो फौज ने साथ दे दिया ना उनका, इस वजह से सारा काम खराब हुआ है, वरना किसकी मजाल थी कि इसको हटा देता। ये सारे इदारे तो मिलके एक के पीछे लग गए तो फिर बेचारा अकेला क्या करता। 10 अप्रैल को जिस तरह अवाम सड़कों पे आई थी ना, उसका एस्टेब्लिशमेंट में खुद बोलता सबूत देख लिया होगा कि उसके बगैर भी अवाम आज उसको ला सकती है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर। तो क्या इमरान खान और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोई तलखी पाई जाती है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और एनालिस्ट नईम खालिद लोदी ने कहा, तो ये तासर गलत दिया जा रहा है कि इमरान खान कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता उसकी जो शिकायत है जुडिशरी के ख़िलाफ़ या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, वो उनका मामला है, वो देखा जा सकता है कि उसमें सही क्या है गलत क्या है।
क्या इमरान खान बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ जनता में मकबूलियत के जोर पर एक बार फिर सत्ता बना पाएंगे? सीनियर जर्नलिस्ट आसमा शिराजी ने कहा, इमरान खान साहब को मिलिट्री की बहुत सपोर्ट थी और ये एक ओपन सीक्रेट है कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी गई थी। मीडिया की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर मीडिया की सपोर्ट देखें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट देखें, जुडिशरी की सपोर्ट देखें, तो वो अब आगे भी सस्टेन करेगी, उनके पास रहेगी, उस तरह की होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल होगी। अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। इमरान खान पाकिस्तान में एक बार फिर गवर्नमेंट बना पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि उनकी सियासत से मुल्क में लोगों के दरमियान तकसीम बढ़ेगी, जो मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान से आपने ये खबर सुनी और अब दिन भर का ये अंक यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आज इस प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। आपको याद दिला दें कि ये प्रोग्राम BBC हिंदी के पॉडकास्ट पर भी उपलब्ध है, जहां आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप कभी भी सुन सकते हैं। मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।